बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारण और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब भी है और वैसे मूड भी थोड़ा ख़राब है क्योंकि रात को जिस तरह से हम मैच हार रहे हैं वो बहुत ही वैसे देखिए आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इकरा ने जुमे की मुबारकबाद नहीं दी है। इकरा इतनी ज़्यादा ऑफ है कल के मैच की वजह से। वाकई में मैं बहुत ज़्यादा ऑफ हूँ इस मैच की वजह से, इसीलिए मैं जुमा मुबारक भी नहीं कह सकी। लेकिन आप सबको जुमा मुबारक हो और आज का दिन आपका खैर और बरकत वाला गुजरे। लेकिन जो मैच की कंडीशंस थी वो रात की वो थोड़ी थी, और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड जो कर रहा था वो कर रहा था हसन अली का बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट कैच से ड्रॉप हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि कैच इट्स नॉट कैच ड्रॉप, इट्स मैच ड्रॉप, इस तरह की बातें कही थी। बिल्कुल अब क्या इस पे मतलब कि कहा जाए, मतलब कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो वाला मामला था। बच्चे रो रहे थे, ख़वातीन कई रो रही थी, कई और फैंस में रो रहे थे। हमजा बच्चे रोए थे, उनको देख के मुझे खुद रोना आता है कि यार मतलब वाकई में क्या कंडीशन है, क्योंकि इतनी हम लोगों का मोमेंटम इतना हाई था और इतने मतलब सारे ज़बरदस्त खेलते आ रहे थे, हम लोग काबिल शिकस्त थे और लग रहा था कि ट्रॉफ़ी हम ही लेके आएंगे। लेकिन जो कल का मैच था उसने तो सारी चीज़ें ही बदल दी। लेकिन पाकिस्तान का सफ़र इसमें अच्छा रहा और अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को पाकिस्तानी टीम को मिला, हमने बहुत कुछ पॉजिटिव भी देखा। सब चीज़ों पे बात करेंगे, पहले ज़रा टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। आज दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक लोगों में शऊर व आगाही पैदा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा और नमूनिया से हर साल 84,000 से ज़ायद अमवात हो रही हैं। अच्छी सेहत और हाजमे में कच्ची सब्जियों का अहम किरदार। लंबी उम्र का राज भी सब्जियां खाने में छुपा है। डिप्रेशन में कमी चाहते हैं तो सब्जियां और फल खाना मामूल बनाएं। जी, तो T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फाइनल में है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार इन दोनों में से कोई फातेह हो रहा होगा, यानी कि नया फातेह हमें मिलने जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने वैसे अगर बात कीजिए कल के मैच की तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए फ़खर जमान की जारहाना बैटिंग की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क की बात करें और उन्होंने 2, एडम जैम्पा और पैट कमिंस ने 1-1 विकेट हासिल भी की थी। हाँ जी, और ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शाहीन आफरीदी ने ऑस्ट्रेलियन कप्तान एरन फिंच को चलता कर दिया। क्या बेहतरीन गेंद पड़ा था, उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, पता था कि बिल्कुल सीधा गेंद आया, पैड पे लगा है और गोल्डन डक उनके हिस्से में आई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हमजा, जिस तरह से वो पहले ही मतलब आते साथ ही आउट हो गए थे ना, तो वो एक बहुत ही ऐसा रहता कि प्रेशराइज हो जाएगी अब ये ऑस्ट्रेलियन टीम और हम अब इनके ऊपर जो है ना कर सकते हैं इसको। और खैर 96 रन पर 5 विकेटें भी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद वेड आए और वो स्टोइनिस के साथ खड़े रहे और आखिर में वेड ने वही किया जो आसिफ अली ने किया था अफगानिस्तान के साथ, जो आसिफ अली ने किया था न्यूजीलैंड के साथ, और वही इस दफ़ा हमारे साथ हुआ। शाहीन के ऊपर ये सिर्फ एतराज़ हो रहा था कि आप सीधा उधर ही गेंद फेंक रहे हैं, आपको 3 छक्के उधर ही पड़ गए उसी जगह पर। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि जब आपका कैच ऐसे मोमेंट पे कोई ड्रॉप हो जाए तो शायद बॉलर्स जो हैं उनका वैसे ही मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और मैच बस ऊपर नीचे ही हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। 87% तक विन प्रेडिक्शन थी पाकिस्तान की एक मौके पर। 87 या 88% पे आया था ना प्रेडिक्शन में, आया था विन प्रेडिक्शन में कि पाकिस्तान, तो उस टाइम तो हम लोग खुद भी सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही आखिरी गेंद पर उन्होंने भी हदफ हासिल कर लिया था। 20 रन तकरीबन शायद हम शॉर्ट थे जब फ़खर और रिजवान खेल रहे थे। स्ट्राइक रेट बहुत नीचे चला गया। 19वां ओवर कमिंस ने इतना अच्छा डाला, 3 रन थे
सिर्फ उसके अंदर 3 रन से। और जिस तरह से हम लोगों का था होता है कि लाइक एंडिंग वाले जो ओवर्स हो रहे थे उसमें फिर हम लोग ज़्यादा स्कोर हो रहे होते हैं और ज़्यादा मतलब छिक्के चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस दफा हम लोग हार के बावजूद कल के मैच में कुछ रिकॉर्ड्स पाकिस्तानी बैटर्स के नाम भी रहे। मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल में 1 साल के दौरान 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, जबकि कप्तान बाबर आजम की बात करें तो मुख्तसर दौरान की क्रिकेट में तेज तरीन 2500 रन बनाने वाले बैटर बन गए और कप्तान और T20 क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। वो तो है। और बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और मौजूदा जो हमारे बैटिंग कोच हैं मैथ्यू हेडन का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और बाबर आजम को वज़ीर आजम ने भी जो है अपनी ट्वीट के अंदर जो है मुबारकबाद दी है और ये भी कहा है कि जी आप जिस तरह से खेले हैं और आपकी जो टीम है और जीतने पर जिस तरह आजिज़ी का आप लोगों ने एक मुजाहरा किया था, आप लोग आजिज़ हुए जब जीत रहे थे, तो आप लोगों ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। वज़ीर आजम ने भी बाबर आजम और टीम को मुबारकबाद दी है। खैर, हम सारी सूरत हाल के ऊपर, मैच के ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। हम ये जानते हैं कि हमारे दोनों कोचेस चले गए थे, हमारे हेड कोच भी टीम को छोड़कर चले गए थे, बॉलिंग कोच भी टीम को छोड़कर चले गए थे। हमें धचका लगा, हमने क्रिकेट खेलनी थी, तैयारी करनी थी एक यूनिट की तरह, हम वो नहीं कर सके। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स ने जो किया, मोराल किस तरह का था टीम का, और उस सूरत हाल के बाद टीम ने ये परफॉर्मेंस दिया, तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों को याद रखते हुए आज बात करेंगे, लेकिन गलतियाँ जो कोताहियाँ हैं उनकी निशानदेही भी ज़रूरी होती है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इमरान, कैसा सफ़र रहा पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के अंदर? कल का मैच एक कैच को छोड़कर जो हसन अली ने ड्रॉप किया, और कहाँ कहाँ हमने हारा? देखिए, एक कैच को नहीं छोड़ा जा सकता ना, लेकिन जब हम एक कैच की बात करते हैं, ये किस्मत का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। हम साहब देखें, हमने एक कैच छोड़ा, हम हार गए, उन्होंने 3 कैच छोड़े, वो जीत। बिल्कुल, पाकिस्तान से ज्यादा कैचेस छोड़े हैं। पाकिस्तान की खामियां हैं और गलतियां हैं, उसके बजाय मेरा ख्याल है कि अगर हम ये देखें कि एक ऐसी टीम जिसको बिल्कुल एन वर्ल्ड कप से पहले दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें उसके मुल्क में खेलने से इनकार कर दें, उसके मुल्क के क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आए, उसके मुल्क की उसकी टीम मैनेजमेंट में आला सतह पर तब्दीली आ जाए, दोनों कोचेज जो साथ काम कर रहे थे वो छोड़ करके चले जाएं, टीम बार बार तब्दील होती रहे सिलेक्शन होने के बावजूद भी, तो इस सारी सूरत हाल में और जिस तरह से तनकीद हो रही थी वर्ल्ड कप पर जाने से पहले, ये तवक्को तो कोई भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान की टीम इस UAE में ये टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएगी तो इस हद तक अच्छी क्रिकेट खेलेगी कि 5 मैचेस जीतेगी, मुसलसल जीतेगी, इंडिया को हराएगी, न्यूजीलैंड को हराएगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनको सामने रखते हुए जब आप इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखते हैं, आप अपने बॉलर्स की कारकर्दगी को देखें, शाहीन जैसी बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप में किसी ने नहीं की, किसी टीम के बॉलर ने नहीं। बाबर और रिजवान की तसलसल के साथ कारकर्दगी का मुजाहरा किसी ने नहीं किया, पूरे वर्ल्ड कप में किसी टीम के बल्लेबाजों ने किया, बड़े मैचेस में। तो इसलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली पूरे वर्ल्ड कप में। कल का जो मैच है ना, उसमें आप देखें कि कल भी पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन जो स्टोइनिस की और मैथ्यू वेड की पार्टनरशिप थी, उसने मैच पाकिस्तान से लिया। ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये खेल का हिस्सा है। आप कभी अच्छा खेल हार जाते हैं। कल पाकिस्तान ने अच्छा खेला। पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड पाकिस्तान से बुरी थी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पाकिस्तान से उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पाकिस्तान की थी। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है 5वीं विकेट के जाया होने के गिरने के बाद। पाकिस्तान ने 20, आप देखें कि रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से बाबर आजम ने रन्स किए, जिस तरह से फखर जमान ने रन्स किए, तो जो अथॉरिटी थी वो पाकिस्तान के क्रिकेट में नजर आई। हाँ, वो कैच जिसकी बात की जा रही है, अगर एक ही कैच या एक ही मैच की इस किस्म की कारकर्दगी के ऊपर अगर हम खिलाड़ियों के पोस्टमार्टम शुरू कर दें, कुछ लक फैक्टर, कुछ क्रिकेट समझबूझ होना बहुत जरूरी है। आप देखें, बेन स्टोक्स को 4 छक्के लगे वर्ल्ड कप के फाइनल में, एग्जैक्टली 2016 जी। आज बेन स्टोक्स अगर पाकिस्तान के उस वक्त होते तो शायद उसका क्रिकेट खत्म हो गया होता। बेन स्टोक्स आज दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर है, उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। ठीक, हसन अली पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर हैं। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लोग उनकी अपने अंदाज में उनको आज तनकीद करेंगे, तज़ीक का निशाना भी बनाएंगे। हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, क्रिस ब्रॉड को 1 ओवर में 6 छक्के लगे, तो क्या उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया? उसके बाद आज क्रिस ब्रॉड देखें टेस्ट क्रिकेट में उनकी कितनी शानदार परफॉर्मेंसेस है। तो खिलाड़ियोयों को जब हम खामियों की बात करें या गलतियों की बात करेंगे, जो कैच छूट जाना है, क्या उसने इरादतन छोड़ा? क्या वो बुरे फील्डर हैं? क्या उनका ध्यान
मैच के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर नहीं था, नहीं। इमरान, अगर आप देखें कि जब इतना प्रेशर होता है, आपको पता है कि मैं वार्म अप मैचेस से खेल रहा हूँ, शायद ये आखिरी मैच होगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह का मैं परफॉर्म करता हूँ, जिस तरह का मैं जनरेटर चलाता हूँ मैं वो नहीं चला पा रहा, तो ऐसे में ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हुए आप पे कितना प्रेशर होता है जो कि किसी को नजर नहीं आ रहा होता। वैसे वहां पे शुएब मलिक ने जो किया और बाद में जिस तरह से क्राउड ने अप्रिशिएट किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट रोल आपने सीनियर्स का देखा इस वर्ल्ड कप के अंदर? देखिए, बहुत ही सीनियर जो क्रिकेटर है उन्होंने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। हमजा कल ही के मैच की बात करें, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फील्डर हैं, हॉट पॉकेट्स में फील्डिंग करते हैं। कल उन्होंने कैच ड्रॉप किया, स्मिथ ने किया। स्टीव स्मिथ दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, एग्जैक्टली, मेंटली टफ हैं। उन्होंने कैच फखर का ड्रॉप किया, भाई फखर ने भी छक्के लगाए ना जब उनका कैच ड्रॉप हुआ, मचल तो एक टॉप क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। उन्होंने पिछले साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। आप ऑफ कलर हो जाते हैं, आपका रिदम चला जाता है, आपकी चीजें और आ जाती हैं, जिस वजह से आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जो कल का मैच था, ये सारी चीजें जिसका आपने जिक्र किया उनके ज़हन में होंगी। लेकिन जो शुएब मलिक का आपने कहा, शुएब ने इसलिए आके उनको सपोर्ट किया, उनकी हौसला अफजाई की। क्यों? अभी मैच बाकी था, वो एक ऐसी जगह पर फील्डिंग कर रहे थे जहां पर दोबारा भी जा सकता था, तो वो उनकी हौसला ये जरूरी थी कि अगर आपके पास दोबारा आता है तो आप, ठीक बात है। लेकिन इमरान, अगर हम वैसे अगर हम बात करें, हम लोगों ने टारगेट बात करें तो हमने जिस तरह से पहले हम लोगों ने टीम्स को टारगेट दिया, उस लिहाज से हमने इस बार जब देखे तो हम थोड़ा स्लो हो गए थे। एंडिंग पे 19वें ओवर में हम लोगों ने सिर्फ हमारा, हालांकि लास्ट ओवर्स में हम लोग स्कोर ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन हमने 19वें ओवर में सिर्फ 3 स्कोर किए हैं। देखें, लेकिन 20वें ओवर में कितने किए? 2 छक्के मारे, 2 छक्के मार दिए थे, उसकी वजह से हमारा 176 हम उसको टारगेट दे सके। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि ये क्रिकेट का हिस्सा है। कल जब इंग्लैंड हारा है, उन्होंने आखिरी 1.5 ओवर में कोई रन इतने ज्यादा नहीं कर पाए जितने उनको करने चाहिए थे। ठीक है, ये इसी तरह से है कि आपको किसी एक ओवर में ज्यादा रन मिल जाते हैं, किसी एक ओवर में कम रन मिलते हैं। यहाँ पर ये बात जरूर हो रही है कि पाकिस्तान ने रन कम किए, लेकिन पाकिस्तान 19वें ओवर में पाकिस्तान को चेस कर लिया। आप ये देखें कि मैथ्यू वेड ने आउट क्लास किया है। जो शॉट्स उन्होंने खेले हैं, जो उन्होंने स्कूप शॉट खेले हैं, 145 पे जो बॉलर बॉल कर रहा हो ना, शाहीन ने बॉल बुरे नहीं किए। ये भी मैं अपने सुनने वालों को ये बता दूं कि शाहीन आफरीदी ने बॉल बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे बॉल किए हैं, लेकिन उन्होंने जो उसको पिक किया है, उन्होंने कनेक्ट किया है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि मैथ्यू वेड को ये समझ आ गया था कि अगर मैं इनको पावर के साथ शॉट्स खेलने के लिए जाऊंगा तो मेरे लिए जरा मुश्किल होगा हिट लगाना। उन्होंने उसको फिर कनेक्ट करने की तरफ गए। देखिए, मिसबाउल हक ने भी एक शॉट खेला था ना जी, वो किस्मत नहीं था, उनके लक उनके फेवर में नहीं थी, तो वो ऊपर खड़ा हो गया और जोगिंदर शर्मा की गेंद पर वो आउट हो गए। कल उनके कनेक्ट हुए हैं मैथ्यू वेड के, वो कनेक्ट हुए, वो शॉट्स लगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ रन हो गए। लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया भी कोई कमजोर टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले क्रेडिट उनको देना चाहिए कि उन्होंने जो 5वें, अभी बाबर कह रहे थे कि वो कैच टर्निंग पॉइंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कैच, वो क्लाइमैक्स जरूर आप उसको कह सकते हैं, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, वो मैथ्यू वेड की और स्टोइनिस की पार्टनरशिप। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और शायद बाबर को भी बाद में, उस वक्त जज्बाती थे, बाद में अंदाजा हुआ, बाद में उन्होंने जिस वक्त प्रेस टॉक किया है उसके अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हसन को और उस बात से पीछे आए हैं। शायद उस वक्त जज्बाती थे और एक कैच इस पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को नजर आ रहा था। खैर, हमने कप्तानी पे बात करनी है कि हमें पॉजिटिव्स क्या मिले, लेकिन बाबर आजम ने पहले, कप्तानी पे बात करने से पहले, बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में क्या गुफ्तगू टीम के साथ, वो बड़ी मतलब के रोंगटे खड़े कर देने वाली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि ऐसा कप्तान है जो खड़ा होकर वाकई कप्तान लग भी रहा है। गुफ्तगू क्या थी, जिसने भी कोई ऐसी बात की फिर मैं और तरह से पेश आऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जुमला ये है जिससे पता लग रहा है कि कप्तान के पास इस वक्त अथॉरिटी भी है। इमरान, कप्तान के पास अथॉरिटी आपको कितनी नजर आई और कितना मतलब आपको बेहतर लगा जो इस वक्त एक कप्तान का खिताब था? और सबसे अहम चीज यह है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में यह बात हो रही है कि कप्तान को किसी की नीयत पर शक नहीं है। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? कप्तान ने कहा कि मुझे किसी की नीयत पे शक होना भी नहीं चाहिए और मुझे किसी की तरफ से ये बात आनी भी नहीं चाहिए कि वो इस शिकस्त की बुनियाद बनाकर टीम का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। देखें, जो सबसे अहम बात है ना, जो हमारे यहाँ पर 22 करोड़ लोगों को जो क्रिकेट देखने वाले, उनको भी ये समझनी चाहिए कि ये क्रिकेटर जो है, ये कोई एक शरबत की बोतल नहीं है कि इधर से डाला और उधर से मशीन से निकाल लिया, या ये कोई डब्बा नहीं है पैकिंग का, पैकेजिंग का, इधर से डाला उधर से निकाल लिया।
ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ये इनके बनने का प्रोसेस होता है और वो बड़ा लंबा होता है और वो आप ब्लेस्ड होते हैं, वो लोग, वो कौमें, वो मुल्क जिनके पास अच्छे एथलीट्स होते हैं उन पर अल्लाह की रहमत होती है खास, और हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत है। 9 साल अपने 10 साल अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेले। बाबर आजम जैसा टॉप क्रिकेटर बाबर आजम साहब, पाकिस्तान की टीम को हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है, पाकिस्तान की कौम आपसे प्यार करती है। क्रिकेट ने इन चंद मैचेस में आपने सारी कौम को खुशियां दी हैं, कैसे हालात में कि जब हमारे हालात हैं। इसलिए ये जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, जो गुफ्तगू बाबर आजम ने की है कप्तान की हैसियत से, उनको यही बात करनी चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में सबको पैगाम दिया। क्रिकेट पाकिस्तान ने अच्छी खेली है। अब लोग यहाँ पर सिलेक्शन के ऊपर बात कर दें, उसको नहीं होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था। उन तमाम लोगों से पूछें, पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले, 6 में से पाकिस्तान ने 5 मैचेस में 5 मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच है। इसका ये मतलब है कि आपके 5 मैच विनर्स थे जिन्होंने मैच का नक्शा बदला। दुनिया की इस पूरी वर्ल्ड कप में कितनी ऐसी मुल्क थे जिन्होंने 5 मैचेस में 5 बिल्कुल ऐसे ही। यकीनन हमारी जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी थी। हमने मतलब अगर 6 मैचेस खेले तो 5 हमने उसमें से विन भी किए। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट में देखें इमरान के, अगर हम बाबर आजम को देखें तो उन्होंने एज अ कप्तान कितने वो आपको ग्रूम नजर आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे 5 मैचेस भी और ये वाले मैचेस भी, उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में जिस तरह गुफ्तगू की है, कितने ग्रूम नजर आए आपको? देखिए, एक बहुत अच्छी जो उनके शख्सियत में या क्रिकेट में एक थोड़ा सा कमज़ोर पहलू था वो ये था कि वो गुफ्तगू में उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जितने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान यानी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। जो उनकी क्रिकेट की समझबूझ है वो उसको जब बयान करना शुरू कर देंगे अच्छे अंदाज में, तो उनका कंट्रोल है ना, जो उनका उबूर है, जो उनका काबू है टीम के ऊपर, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और पाकिस्तान को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो और वो जिस तरह से लीड कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने इसके बाद वनडे खेलने हैं, टेस्ट वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में भी झलक करानी चाहिए। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश खेले तो चले जाना है। तो ये जो यूनिट बना हुआ है, इस यूनिट को कायम रखने की जरूरत है। और सिलेक्शन कमेटी के लिए ये जरूरी है कि जिस तरह से सिलेक्शन पहले हुई थी, खुदारा पाकिस्तान की क्रिकेट पर रहम करें। ये जो आउटफिट आपको नजर आ रहा है इसको बेहतरी की तरफ लेकर के जाना है। आपकी क्रिकेटर्स होने चाहिए जो क्रिकेटर्स लगें, जो एथलीट लगें। ठीक है, किसी की सलाहियत, किसी का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है, किसी को गैर जरूरी तौर पर रास्ता देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, हमने रिजवान का जिक्र नहीं किया, और रिजवान के जिक्र के बगैर ये हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं और हम हक अदा नहीं कर सकते इस टीम का। जिस तरह से तस्वीर सामने आई कि रिजवान ICU में रहे हैं, काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद कल उनको गेंद भी लगा, खेलते रहे, बेहतरीन उन्होंने विकेट कीपिंग की है, बेहतरीन बैटिंग की है उन्होंने। रिजवान भी बहुत तनकीद का निशाना हम सब मिलके उनको बनाते रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम बनाती रही है। रिजवान का टर्निंग पॉइंट क्या था रिजवान बनने के लिए? रिजवान का टर्निंग पॉइंट था जी गुज़िश्ता बरस। एक तो सबसे पहले रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेट में ऐसी चीज़ों को फ़रोग दिया है, करेक्ट क्रिकेट को फ़रोग दिया है, लोगों की तनकीद को गलत साबित किया। और आपने ये कहा है कि हर मैच में जब भी आप मैन ऑफ द मैच लेते हैं तो सब कुछ अल्लाह से होता है। ये यकीन जो है खालिक के कायनात पर, वो बहुत जरूरी है, और अल्लाह बंदे को मेहनत करते रहना चाहिए। रिजवान का टर्निंग पॉइंट कि रिजवान एक सुस्त खेलने वाले, और जिसके बारे में ये तासुर था कि वो बड़े शॉट्स नहीं लगा सकता। वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल उन्होंने 10-11 छक्के लगाए हैं, जो कि दूसरे तीसरे नंबर पर बटलर के बाद। जब मिसबाह हक साहब ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जब मिसबाह हक साहब ने उन्हें ओपन के लिए भेजा, उसके बाद वही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, वो टर्निंग पॉइंट था। बहुत शुक्रिया इमरान, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हमने यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और कोरोना वायरस ने दुनिया भर में नमूनिया को भी ख़तरनाक और जानलेवा बना दिया था। और नमूनिया का आलमी दिन मनाने का जो मकसद है वो इस बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। हाँ जी, नमूनिया होता कैसे, कितना ख़तरनाक है, इसका इलाज क्या है, इस पर आज हमने बात करनी है। और क्या इसकी इब्तदाई अलामात बिल्कुल
नज़ले और ज़ुकाम जैसी होती हैं जिसको हम ठीक तरीके से या तो तशख़ीस नहीं हो पाती या हम सीरियस ही नहीं ले रहे होते कि ये तो मामूल का नज़ला ज़ुकाम है, चला जाएगा। सीरियस नहीं हम लोग ले रहे होते, लेकिन नमूनिया होने की सूरत में अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होती है हमारे लंग्स में, और उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम होती जाती है, और फिर या तो फिर उसमें ये होता है कि जिस्मानी अज़ा जो है वो नकारा हो जाते हैं। अगर हम बहुत इसकी देख लें कि इसकी जो अगर हाई हमें रिजल्ट बिल्कुल एक्सट्रीम अगर चला जाए तो या फिर इंसान जो है वो मौत का शिकार भी हो जाता है। तो इसके आलमी दिन पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब ये सीरियस हो और कौन से स्टेज पर इसको हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो हम बात करेंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरियम शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड डॉक्टर साहब, पहले तो हमें बताइएगा कि नमूनिया की अलामात क्या होती हैं, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो वो आ रहे होते हैं और नमूनिया की शिकायत होती है, तो इसकी क्या वजह है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज जिस तरह आप जानते हैं नमोनिया का आलमी दिन है, तो नमोनिया की अलामात जो है वो बहुत किस्म की होती हैं, इसलिए हमारे लिए तशख़ीस करना भी मुश्किल है और मरीजों के लिए समझना भी मुश्किल है। आमतौर पे खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है, बुखार होता है, भूख का ना लगना, थकावट जल्दी होना, फटीग, और अगर आगे वाली स्टेज पे चला जाए तो जिस तरह बूढ़े लोग हैं वो फिर कंफ्यूजन या खुदा न खास्ता कोमे की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये नमोनिया में होता है, लेकिन आम तौर पे चलते फिरते जवान लोगों में शायद इतना ज्यादा तेज बुखार भी ना हो। बच्चों में आमतौर पर देखते हैं जिस तरह पसलियां चलने लगती हैं, माओं को समझाते हैं कि आप अपने बच्चों के सांस का लेवल देखिए कि वो कंफर्टेबली सांस ले पा रही हैं कि नहीं, या फिर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। तो ये ऐसे अलामात है कि जब आपको ट्रिगर करते कि नहीं ये आम नज़ला जुकाम नहीं है बल्कि नमोनिया की तरफ जा रहा है और मुझे जो है अभी जाके अपने आप को चेक कराना चाहिए। ठीक है। और जो आपने जी प्लीज आमतौर पे सर्दियों में इसका क्यों शिद्दत ज्यादा होती है, देखिए ये चीज समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसका कि हम कहते ठंड लग गई बुखार हो गया, ये एक इतनी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। रादर इसमें ऐसा होता है कि जो सर्दी का मौसम होता है लोग घर से बाहर नहीं निकलते, हीटर के आगे बंद कमरों में बैठना पसंद करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जो इंडोर पोल्यूशन होता है या जो हवा में आलूदगी होती है और जरासीम होते हैं आप उनको जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर इसी वजह से आपको बुखार, जुकाम और खासतौर पे नमोनिया जो सर्दियों में ज्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर मरियम, हमें इलाज के हवाले से भी बताइएगा कि नमूनिया का इलाज अगर हम जल्दी तशख़ीस हो पाए तो फिर किस तरह से कर सकते हैं, और अगर हमने रिपोर्ट ही नहीं किया, डॉक्टर के पास गए ही नहीं हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी देखिए, जो नमोनिया का जो इलाज है, एक तो बैक्टीरियल नमोनिया होता है जिसमें आपके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी होता है, वो आपको आपके डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। और जो एटिपिकल नमोनिया होता है जो कि वायरसेस कॉज करती हैं, उसमें जो है आमतौर पे आपको इतनी ज़्यादा हैवी डोज एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए होती। आपको रादर जो है बुखार कम करने वाली दवा जिसमें पैरासिटामोल आ गई, और आपने अपनी ग़िज़ाइयत का, न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना है कि अच्छी हेल्दी डाइट हो और आप में पानी या नमकियात की कमी ना हो। अगर आप अस्पताल में दाखिल हो सकता है आपको ड्रिप्स लगें, अगर आप घर पे बैठ के आपका हो सकता है तो आप वही चीज पानी, लिक्विड्स, ORS से जो है वो कमी पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन की लेवल में कमी हो तो फिर आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। और ये है जो है अगर जिस तरह बूढ़े लोग होते हैं जिनके अंदर बलगम काफी जो है वो आपके सांस की नालियों के जाता है, उनको जो है हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनसे उनकी चेस्ट की फिजियोथेरेपी भी कराते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता बलगम बाहर निकाल सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब बच्चों के हवाले से कुछ परेशानी होती है कि बच्चों को कोई अगर जुकाम या नज़ला वगैरह खांसी हो रही है तो हम उसको कैसे करेंगे कि ये नमूनिया की तरफ जा रहा है, या कुछ इस तरह से हम लोगों को पता लग सके, क्योंकि कुछ माएँ होती हैं उनको नहीं पता लग रहा होता है, जो कि छोटे बच्चों के अगर मसाइल की हम बात करें तो। जी देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चे माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाले होते हैं, तेज बुखार भी और फिर खेल रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही माँ लगे कि अब बच्चा जो है वो निढाल हो रहा है या फिर ये खाना पीने में से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल खाना कम कर दिया है, थोड़ा बहुत जिस तरह जो है वो ड्राउजी हो रहा है या आंखें जल्दी बंद हो रही है, सो ज्यादा रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। फिर सांस लेने में दुश्वारी का भी आपको पता चल जाता है, जिस तरह जो पसलियां चलना जो एक टर्म यूज होती है कि आप बच्चों की रिब्स की तरफ देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही हैं, क्योंकि आम नज़ला जुकाम में तो सिर्फ नाक बंद होती है, ये तो बच्चे उस तरह परेशान होते हैं, लेकिन इसमें एक फर्क किस्म का होता है जिसमें आपको देखने पता चल रहा होता है कि बच्चा जो है मामूल से हट के इसके साथ कुछ हो रहा है। तो ये हम ट्रेन करते हैं मदद कि वो ऐसे अलामात पहचाने अपने बच्चों में और अस्पताल फौरी आए ताकि जल्द इलाज हो। ठीक है डॉक्टर मरियम, हमें कोविड के साथ भी बताइएगा कि कोविड के साथ क्या नमूनिया
हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्कानात बढ़ जाते हैं, या कोई आपस में इन दोनों का लिंक नहीं है? देखिए, कोविड भी एक वायरस है जो कि बाकी वायरसेस की तरह आपके कान नाक गले को भी इफेक्ट कर सकता है, और जब वो फेफड़ों की तरफ चला जाता है तो वो फिर निमोनिया बन जाता है। तो अगर आप यंग हैं, जवान हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो अच्छी है, तो आप उसको फाइट कर पाते हैं और वो आपको आम नज़ले ज़ुकाम की तरह होता है। लेकिन अगर आप नहीं उसको फाइट कर पाते, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर वो आपके फेफड़े की लाइनिंग और उसके अंदर जो ऑक्सीजन के एयर सैक्स है उनको इफेक्ट करता है और फिर वो निमोनिया कॉज करता है। तो ये फिर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल तक कोविड जो है वो लेके जाता है। जो कोविड निमोनिया है उसमें ऑफ कोर्स आपको अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट जितनी मिल सके, क्योंकि इसका हतमी तौर पे अभी तक कोई इलाज तो 100% नहीं निकला। तो बस यही होता है कि हम ऑक्सीजन उनको देते हैं और अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो फिर कुछ अरसे वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर मरीम, हमें आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि बचा कैसे जा सकता है, ऐसी अपनी क्या रूटीन रखें ज़िंदगी के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर क्या तब्दीलियां लेके आएँ कि हम अपने आप को निमोनिया से बचा सकें? जी, सबसे पहले तो आपने पोल्यूशन से बचना है, माहौली आलूदगी से बचना है, जिसमें स्मोकिंग आ जाती है और जो फ्यूम्स निकलते हैं ये गाड़ियों से, कारखानों से, फैक्ट्री से, ये जो है ये भी सारे इन पोल्यूटेंट्स को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जरासीम से बचने के लिए एक तो वही, जिस तरह बंद कमरों में आपने नहीं रहना, कोशिश करें चहलकदमी करें, रोजाना की 15 से 20 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें ताकि आपका पुरफिजा जो है हवा से एक्सपोजर हो। और उसके साथ साथ अपने बैलेंस्ड अच्छी डाइट रखनी है। अब सर्दियों में लोग आमतौर पे पानी वगैरह ये चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अपना कोशिश करें दिन के 7 से 8 ग्लास आपके सारे मशरूबात, पानी, ये सब के। ठीक है डॉक्टर मरीम शरीफ साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबसरिस्तान से आप बात कर रही थी और नमूनिया का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसकी आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको डिफ्रेंशिएट करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए मौलिजीन ही बेहतर आपको बता सकते हैं और इलाज भी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बच्चों के हवाले से वो उन मदर्स को बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि वो फिर जो बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स देखें तो वो जिस तरह डॉक्टर साहब बताई थी कि हाँ, ख़ास तौर पर उनकी जो रिब्स हैं उनके हवाले से, तो फिर उनको उसको फ़ौरन से खुद घर में ट्रीट करने के बजाय डॉक्टर के पास दे दें ताकि बच्चों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं तो उन पर ये ज़्यादा भी इफेक्ट कर सकता है। बच्चे बता भी नहीं ना सकते हैं, मतलब कि आप देखें, मतलब बुजुर्ग अफराद भी आपको बता सकते हैं लेकिन बच्चे बता भी नहीं सकते। बुजुर्ग अफराद तो जिस तरह से वो कह रही थी कि वो कोमे की भी कंडीशन आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा आप इसको मिसट्रीट करेंगे या फिर इसको ट्रीट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आप इसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे होंगे। तो कोई भी फैसला हमने खुद से नहीं करना होता, हम इसलिए हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से मुतल्लिक बातचीत करते हैं, आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें। हम सबको ये समझ आनी चाहिए कि हम डॉक्टर नहीं हैं और हमें डॉक्टर बनने की ज़रूरत भी नहीं है। या तो फिर MBBS करें, MBBS करने के बाद आप स्पेशलिस्ट बने, उसके बाद अपनी सेहत के बारे में अच्छे फैसले कीजिए। लेकिन अगर हम लोगों ने इन बीमारियों से बचना है हमजा, तो सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा और इन चीज़ों से जिस तरह से हमें एहतियात बताई जाती है, डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, माहिरीन बता रहे होते हैं, तो हमें एहतियात भी वैसे ही करनी चाहिए ताकि हम लोग इन चीज़ों के हमें सामना करना ही ना पड़ रहा हो। हम पहले ही अपने आप को इतनी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को पहले ही इतना बचा के रखें कि हम लोग इन चीज़ों में पढ़ ही ना रहे, और जब पढ़ जाए तो फिर हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं इन चीज़ों के लिए, तो डॉक्टर्स के पास हम लाजमी उनसे रुजू भी करें। अच्छा, अब बात यह है कि आप देखें कि हम जो ख़ुद से डॉक्टर बनते हैं, मैं उसके ऊपर ज़ोर इसलिए भी दे रहा होता हूँ कि आप एक छोटी सी मिसाल ले लें। खुदा न खास्ता आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप न्यूरो के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, दिमाग के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे कि जी कि इसको क्या शायद पता होगा हार्ट के बारे में। तो आप एक डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे क्योंकि उसकी स्पेशलिटी दूसरी नहीं है। लेकिन हम तो भाई सिरे से डॉक्टर ही नहीं है और हम हर चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। हमें क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए आमिर सुहेल साहब ने ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, कुछ क्रिकेट पर बात करते हैं, फिर आपको ग़िज़ाओं के हवाले से भी हम बताते हैं। आमिर सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर सुहेल साहब, आपने कहाँ पर देखा कि पाकिस्तान ने कल गलती कर दी या बस पाकिस्तान का दिन नहीं था इसलिए हार गए? देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिन नहीं था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी थी। और मैं बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा था 92 न्यूज के ऊपर ही कि मैच से पहले कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया का 5th बॉलर है जो शेयर करते हैं 4 ओवर, स्टॉइनस,
मिच मार्श और इनके ग्लेन मैक्सवेल, इनको आपने कैश इन करना होगा। ठीक है। और उसके साथ अगर किसी मेजर आप इनके मेन बॉलर को कैश इन कर जाते हैं तो आप 180-85 करेंगे। अगर आपने इनको कैश ना किया तो आप 165-70 के ऊपर रहेंगे, तो वो गुड इनफ होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में पिच उन्होंने मेक श्योर करना था कि बहुत अच्छी बने। आई थिंक हम लोग यहाँ पे जो है वो मैच हारे। अगर आप 4 ओवर इनके निकाल लें और 4 ओवर जैम्पा के, दोनों ओवर्स में 53 रन बने हैं, 53 रन, और ये 8 की एवरेज भी नहीं बनती। अगर इन 8 ओवर्स में हम लोग 9, 9.5 की एवरेज से स्कोर करते तो हम लोग जो है, और स्पेशली आफ्टर अ वेरी गुड स्टार्ट, पावर प्ले में आपने 45 रन किए, कोई विकेट नहीं गिरी। ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, 50 रन उन्होंने किए, 1 विकेट उनकी गिरी हुई थी, तो फर्क कोई ज्यादा नहीं था। हम पावर प्ले के बाद जो है और आगे चल के 14वें ओवर तक हम लोग जो है वो मिस आउट कर गए। अगर हम लोग मिस आउट ना करते तो फिर हमारा चांस था बिल्कुल आमिर साहब। लेकिन अगर हम देखें तो हमने 5 जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छे मार्जिन पे हम लोगों ने आउट कर लिया था, लेकिन फिर हमने बाद में कहाँ पे गलतियाँ की कि हमारा जो सिचुएशन हमारी, उनकी अगर हम देखें विन प्रोडक्शन में हम 88% पे जा रहे थे, उसके साथ ही एकदम सिचुएशन बदली, हमने कहाँ पे गलतियाँ की? देखिए, एक तो रन आउट हमने बहुत ज्यादा छोड़े, आधी विकेट पे बैट्समैन थे और हमने जो है वो रन आउट नहीं किया। पहले वार्नर का बहुत बड़ा चांस आपको मिला रन आउट करने का, फिर मैथ्यू वेड का 2 दफा आपको चांस मिला, हमने वो मिस आउट किया। फिर वो कैच जो था वो भी कॉस्टली हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का हमें पता होना चाहिए था कि ये डीप बैटिंग करते हैं। स्टार्क भी आके छक्के मार लेते हैं, उनके जो फास्ट बॉलर है आई थिंक कमिंग्स, वो भी अच्छी खासी कर लेते हैं। जी। मुझे याद है कि मैं प्रोग्राम कर रहा था 92 न्यूज पे लाइव, कोई 10 बजे शाजिया साहबा का प्रोग्राम था। तो जब उन्होंने 13वें ओवर के पहली गेंद के ऊपर 105 रन कर लिए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान आगे तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब तक आखिरी गेंद ना गिर जाए फैसला नहीं होता, हमें इजी नहीं लेना चाहिए। ये स्टोइनिस और ये मैथ्यू वेड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने साबित किया गेम को। वो जब 17वें ओवर तक ले गए तो उस वक्त आपको आइडिया हो गया था कि आप मैच जो है आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे, और खैर पाकिस्तान मैच हार गया है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल रही होगी। बहुत अच्छा खेल पेश किया पाकिस्तान की टीम ने, और हमें उम्मीद दिलाई है फिर से कि आप हम पे यकीन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हम माहिरीन कहते हैं कि जो सब्जियां हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी कच्चा। अगर हम कच्ची सब्जियां वैसे तो हम लोग भून के उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देते हैं, लेकिन क्या कहा गया है कि जो कच्ची सब्जियां खाएंगे तो उसका जायका भी बेशक अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन सेहत पर उनके जो हैं वो देर पा असरात हमें नज़र आते हैं। हाँ जी, और ख़ास तौर पर ये निज़ाम हाजमा के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं, और सेहत भी आपकी अच्छी रहती है। कच्ची सब्जियों के फ़वाइद कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में होते हैं, तभी तो पुरतकल्लुफ़ दावतों में हम सैलड देख रहे होते हैं कि उसके बगैर ज़ियाफ़त को अधूरा समझा जा रहा होता है। लेकिन हमने शायद उसको सिर्फ सजाने के लिए रख दिया है कि जी कि सैलड होना चाहिए, कोई खाए या ना खाए, या ना खाए। लेकिन हम देखें तो अब जो है थोड़ा रुझान तब्दील भी हो रहा है, और होना भी चाहिए कि लोग जो है सैलड ज़्यादा से ज़्यादा उसको लें, ताकि उनसे जो उसकी ग़िज़ाइयत क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो आपके लिए अच्छी भी होगी, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होगी। लेकिन हमजा, जिस तरह से कहा गया कि जापान में जो लोग हैं ना वो 100 साल तक जिंदा रहते हैं, और उन्हें मुज़ी बीमारियां वहाँ पर छूकर भी नहीं गुजरती हैं। फिर हुंजा और वादी कश्मीर की भी एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने पुट की कि जो लोग वहाँ पर इस तरह से सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा होती है, और वो उनकी उम्र जो एक आप कह लें कि वो उम्र की सेंचुरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उनका जो फूड इनटेक होता है वो अच्छा होता है, वो जंक नहीं खा रहे होते इस वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम ज़्यादातर देखें तो सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होना भी चाहिए। आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों के अंदर, आपका दिल अगर नहीं भी कर रहा तो फिर क्या तरीके हैं कि हम सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। कच्ची सब्जियों की बात करते हैं कि कितनी वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर इरीज। हमें बताइएगा कि कच्ची सब्जियां, जिस तरह से बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी सामने आती है कि कच्ची सब्जियां जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो कितनी फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर अगर हम विंटर्स की बात करें, सर्दियों की, तो इसमें कौन सी सब्जियां हमें खानी चाहिए सलाद के तौर पर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है, बिकॉज हम लोग सब्जियों को ना बहुत कैजुअल से लेते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मीट का बहुत इनटेक होता है।
तो हम लोग सब्जियों को इतनी अहमियत देते भी नहीं है। इवन बच्चे भी जो है ना काफ़ी सारी सब्जियां खाते ही नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आते ही नहीं है। तो वेजिटेबल्स चाहे रॉ खाएं, कुक खाएं, स्टीम्ड खाएं, आप उसको वो खानी ज़रूर चाहिए। और अनकुक्ड वेजिटेबल्स जो है उनका एक अपना फ़ायदा है, बिकॉज आपकी इतनी अच्छी रिच सोर्स है फाइबर की। उसके अलावा जो वाइटामिन हैं, स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ना, जो वाइटामिन बी है और सी है, वो जब हम कुकिंग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो हेड कुक भी बहुत ओवर कुक कर देते हैं, तो वो सारी निकल जाती हैं। एंड वाइटामिन बी की बहुत इंपॉर्टेंस है, वाइटामिन सी हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम उसको निकाल देंगे तो आप सोचें कि हम कितनी बड़ी एक न्यूट्रिशन की जो हमने पार्ट है वो निकाल दिया उसमें से। तो कच्ची सब्जियां इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कच्ची सब्जियां जो हैं जब हम खाते हैं तो हम उसको रॉ फॉर्म में लेते हैं, तो हम फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा होता है या लगता है कि हम मीट खाते हैं फिलिंग नहीं होती, तो इसलिए रोटी चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो इस फॉर्म में जब लेते हैं तो उनको फिलिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए कच्ची सब्जियां तो करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वेजिटेबल्स ओवरऑल हमारे यहाँ ना जो कम खाई जाती हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं। हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर रीज, हमें ये भी बताइएगा कि कोई टाइम भी होता है सैलड का, क्योंकि हम अभी तक इसी बात में परेशान है कि किस टाइम सैलड लेनी चाहिए, किस वक्त नहीं लेनी चाहिए। रात के वक्त कहा जाता है कि बेहतर है कि आप सैलड की तरफ ना जा रहे हो। ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं, बस हमने खुद ही बना ली हैं जैसे बाकी बातें बना लेते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर आप जो लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो तो हर टाइम पे वेजिटेबल्स खाएंगे। वो रात में भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे, इवन अपने स्नैक्स में भी वेजिटेबल्स को डालेंगे कहीं ना कहीं। तो ये मिथ्स होते हैं। हाँ, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैबेज है या गोभी फैमिली जितनी आ जाती है, क्योंकि वो वाटर रिटेन करती हैं, तो हमें ब्लोटिंग का इफेक्ट होता है। वो फिर डाइजेस्ट, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है, तो वो डाइजेस्ट देर से होती है। अगर हम खा के फ़ौरन से सो जाएं या हमारा गैप कम हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर्ली। तो वो रीज़न होता है कि हम कहते हैं थोड़ी सी ये वाली वेजिटेबल्स अवॉइड करें। अदरवाइज जैसे पालक है, वो बहुत अच्छी है। अगर आप उसको बेबी स्पिनच जो हम कहते हैं, छोटे लीव्स जो आते हैं पालक के, अगर वो सैलेड में डाल के खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगी। इट इज़ वेरी हेल्दी एज वेल। इवन मशरूम जो है, मशरूम एग्जैक्टली वेजिटेबल्स तो नहीं आते अगर आप साइंटिफिकली देखें, बट हम लोग क्योंकि उसको वेजिटेबल ग्रुप में डाल के रखते हैं, नॉर्मल जो लेमैन होता है, तो आप मशरूम्स अपनी उसमें डाइट में डाल सकते हैं। रात में ले लें, दोपहर में ले लें, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर जी, ये बताइएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है कि जो लोग सब्जियां या फल जो हैं वो कम खाते हैं, तो फिर उनमें जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे भी लिंक है कोई, कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा? बहुत बड़ा क्योंकि देखो, जितनी जो बेसिकली जो वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो मेजॉरिटी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं। मेंटल स्ट्रेस भी होता है, आपका फिजिकल स्ट्रेस भी है। तो जितनी सब्जियां हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो उनको जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम करते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑटोमेटिकली हम अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस कर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ स्किन, इमोशनल हेल्थ के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए, बल्कि जो ग्रोथ है आपकी हर तरीके की, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो बच्चों को भी खिलानी चाहिए। हम लोग बच्चों को खिलाते ही नहीं है, सब्जियों का पता ही नहीं है बच्चों को। हमारे बच्चे सिर्फ जंक फूड पे पल रहे होते हैं आजकल। अच्छा ठीक है, यही बच्चों वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है कि माएँ कहती हैं हमारा बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता। मतलब इवन हमारे बारे में भी माएँ यही कहा करती थी, और शायद हमारी माँओं के बारे में भी उनकी माएँ यही कहती हूँ। तब खैर इतनी चीज़ें होती नहीं थी। मसला क्या है, हम बच्चों को इंट्रोड्यूस लेट करवा रहे होते हैं, बच्चों को हम खिला नहीं रहे होते सब्जियां। और कोई एज बताएं कि जब से पेरेंट्स को बच्चों को सब्जियों की आदत डलवानी चाहिए कि सब्जियां भी होती हैं बेटा दुनिया में, ये भी खानी पड़ेंगी। सब्जियों को तो वीन जब करते हैं ना, हम कहते हैं कि आपने जब पहली दफ़ा वीन करना है तो बेसिकली सब्जियों का सूप बना के देना, यखनी जो बना के देनी है वो सब्जियों की बना के देनी है। मीट आपने फ़ौरन से नहीं इंट्रोड्यूस करा देना। तो जैसे लिक्विड पे हम लोग जब वीन करते हैं, दूध से हम शिफ्ट करते हैं कि उसको कोई और चीज़ खिलानी है, तो लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, तो वो सब्जियों की यखनी बना के खिलाते हैं। फिर हम तो कहते ही ये कि जैसे एवोकाडो है या ये लौकी है, इसका आप बिल्कुल जो है ना मैश करके इनको सॉफ्ट करके खिलाएं, या फ्रूट्स में बनाना खिलाएं। तो हम लोग तो यही चीज़ें कहते हैं। मीट तो हमारी बहुत देर में हम कहते हैं इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि बच्चे की गट तो मीट को डाइजेस्ट नहीं प्रॉपरली करेगी। तो वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स, उनको इंट्रोड्यूस बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 6-8 महीने जब आपने स्टार्टिंग कराई है, वीन कराया, तो तभी करा दें इंट्रोड्यूस। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें नमक, मिर्ची, मसाले, मीठा कुछ नहीं डालना, फ्लेवर्स नहीं करना, आपने उसको नेचुरल फ्लेवर पे रखना है।
जितना नेचुरल फ्लेवर होगा ना बच्चे को उतना ही बड़े होकर भी वो चीज़ें अच्छी लगेंगी नेचुरली। फिर वो कच्ची सब्जियां भी खाएगा, गाजर भी खाएगा, खीरा भी खाएगा। हम लोग क्या करते हैं अपने, क्योंकि हमें अपने बड़े जायके हमें होता है कि हमारे फ्लेवर जिस तरह का हमें अच्छा लग रहा होता है हम बच्चे को भी वही खिला देते हैं। हम सॉसेस डाल रहे होते हैं, बच्चे को कह रहे होते हैं बेटा बारबेक्यू सॉस भी डाल, सॉसेस, स्पाइसेस, और हम क्योंकि ये माएँ जो होती है ना, जैसे जो माओं के फ्लेवर्स होते हैं ना, हम वही बेसिकली जैसे कहते हैं ना माँ को सर्दी लगती है बच्चे को स्वेटर बना देती है, ये वही है कि हमें जो खाने में पसंद होता है हम बच्चों को भी खाने में भी वही खिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर रीज, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रही थी और प्रैक्टिस चेंज करें, सब्जियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं और बचपन से ही आदत डालेंगे तो बच्चे खाएंगे क्योंकि टेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये तो माँ कह रही होती है कि भाई ये तो खाता ही नहीं, भाई खिलाएंगे तो खाएगा ना। ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान और अब नजर डालेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को कराची के तरक्याती पैकेज की सूरत हाल से आगाह किया गया। इमरान खान की MNAs को हलकों में तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत। आवाम के लिए सस्ती गाड़ी खरीदना नामुमकिन हो गया। कारसाज कंपनीज ने डॉलर की कीमत को जवाज बनाकर आए रोज़ कीमतों में इजाफा मामूल बना लिया। फ्रेट की कीमतों में इजाफा, कंटेनर्स की कमी, खाम माल के इजाफी अखराजात और हालिया इजाफे का जवाज फिर वही। फेसबुक मुआशरे को बदतर बना रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का सर्वे में शामिल 76% अमरीकियों के ख्याल में समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक मुआशरे को नुकसान पहुंचा रही है। सिर्फ 11% फेसबुक के मुस्बत असरात के हामी। आज आपको मिलवाएंगे कौमी विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली साइमा शहजाद से। साइमा गुज़श्ता कई सालों से वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर रही हैं। साइमा के वालिद भी कनाडा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए वेट लिफ्टिंग में कांसी का तमगा हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी है और हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क सौंप दिया है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को। उनसे कहा है कि वो सूबे के हर कस्बे और ज़िले का अहाता करते हुए मजबूत हिकमत अमली की मनसूबाबंदी करते हुए अपने अपने हलकों में तरक्की के लिए अपनी सतह पर अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, आला सतह से ये हिदायत इस्लामाबाद में वज़ीर बहरी उमूर सैयद अली जैदी की सरबराही में कराची के अरकान असम्बली के वफ़द से मुलाकात के दौरान सामने आई हैं, जिसने वज़ीर-ए-आज़म को कराची के तरक्याती पैकेज की सूरत हाल से आगाह किया और ख़ास तौर पर शहर के लिए अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा जी, फ़हीम खान साहब मौजूद थे, रिटायर्ड कैप्टन जमील अहमद साहब मौजूद थे और सैफुर रहमान साहब मौजूद थे, आलमगीर खान मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर साहब मीटिंग में मौजूद थे। आफ्ताब जहांगीर साहब मीटिंग में मौजूद थे, हमारे साथ भी इस वक्त वो मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे मीटिंग में क्या हिदायत दी गई हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा कि क्या मतलब हिदायत जारी की गई हैं और किस तरह से कराची की तरक्की पे खुसूसी तौर पर आप लोग फोकस कर रहे होंगे अब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी सुबह सवेरे का 92 के। और मैं ये समझता हूँ कि जी कल जो हमारी मीटिंग हुई है परसों तो प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसके अंदर तकरीबन हम 7 के करीब के MNAs थे, अली जैदी साहब भी और असद उमर साहब भी मौजूद थे। तो हमने कुछ अपनी रिजर्वेशंस रखी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। वो ये थी कि जी जो तरक्याती फंड्स हैं वो हमें बर वक्त मिलें ताकि हम अपने काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकें। लेकिन ये कि क्योंकि थोड़ा डिले होता है जिसकी वजह से हमारे कामों में भी थोड़ी सी रुकावट आती है, थोड़ा सा डिलेपन आता है। एक तो ये बात थी और दूसरा ये था कि जी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर ग्रीन लाइन है या दूसरे इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, उन्हें भी हम जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाएँ।
क्योंकि हर चीज़ अब बसेस भी आ चुकी हैं ग्रीन लाइन की, और इसके हवाले से भी हमने कहा कि जी उसको भी जितनी जल्दी हो सकता है उसको, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। फिर उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे ये कहा कि जी आप लोग अपने हलकों में जाया करें, और यकीनन हम जाते भी हलकों में जाते भी हैं, वहाँ के पर लोगों के दरमियान रहें, लोगों के मसाइल को सुने और जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी हमारी, और बड़ी तफसील से हम सब MNAs ने गुफ्तगू की वहाँ पे, और बहुत सारे मसाइल पर बात हुई जो कि इस वक्त ज़रूरत भी थी हमारी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, हमारी एक मीटिंग ड्यू थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इसलिए हमने समझा कि ये मीटिंग रखी जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई लाइन ली जाए कि हमें क्या आगे करना चाहिए। तो ये एक अच्छी मीटिंग थी, और जिसके अंदर ख़ास तौर पे हमारा जो मसले, दो मसले पे हमने फिर भी बड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू की, एक तरक्याती काम और दूसरा जॉब्स के हवाले से। ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, अपने तरक्याती फंड्स की बात की, तरक्याती काम की बात करें तो तरक्याती काम तो बल्दियाती इदारों का काम नहीं होता, MNS को तो कानून साजी पर फोकस करना चाहिए। यही तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमें मुंतखब किया गया था कि जी हम जाकर जो है पार्लियामेंट के अंदर जाकर उस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें जो मुल्क के और कौम के लिए आगे फ्यूचर में भी बेहतर साबित हो सके। लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी लगा दी गई है गटर के ढक्कनों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि देखें, बात यह है कि फिर जब हम बात करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि जी हम दूसरी तरफ घुमाते हैं बात को, हम बात दूसरी तरफ नहीं घुमाते। एक तो ये 18वीं तरमीम की वजह से जो है हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, और दूसरा बल्दियाती इलेक्शन का वक्त पर ना होना, क्योंकि ये जो काम है, जितने भी काम है, सीवरेज हो, पानी हो, और जो ये मतलब आम पब्लिक के जो काम है, ये काउंसलर्स के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के काम है। लेकिन ये क्योंकि बदकिस्मती से अभी इस वक्त वहाँ पे कोई सिटी गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, और आवाम ने क्योंकि पहले देखें, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे बारे में लोगों की राय है कि जी मैं बहुत खुल के बात करता हूँ कि आवाम ने पहले अपने MNA MPS को देखा ही नहीं था। कराची शहर की बात हो रही है, मुझे पंजाब और मैं KPK की बात नहीं कर रहा, कि वो कहते थे कि मुंतखब होकर कभी ये वापस नजर ही नहीं आते। लेकिन हमने इस चीज को खत्म किया, और हम अब सारे MNAs और MPs अपने हलकों में होते हैं, तो अब उनकी उम्मीद होती है, वो कहते हैं कि जी हमने आपको वोट दिया। वो उनके बेचारों की समझ में ये बात नहीं आती कि आपने हमें वोट किस लिए दिया। तो वो कहते हैं हमने आपको वोट दिया, हमें पानी भी चाहिए, हमें गैस भी चाहिए, हमें हमारे गटर का निजाम भी बेहतर चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए, हमें अस्पताल भी चाहिए। जब हम उनसे ये बात करते तो बाज लोग तो समझते हैं, लेकिन बाज लोग हमसे लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं भाई खुदा को मानो, एक पाकिस्तान में रहते हो, ये कहते हो सूबे में अलग हुकूमत है, 18वीं तरमीम है, वफाक में अलग हुकूमत है, तो ये बड़े मसाइल हैं। तो इसकी वजह से जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी कानून साजी करने की भी जरूरत है कि जिसके अंदर 18वीं तरमीम को आप खत्म ना करें, लेकिन उसको कुछ बैलेंस तो करें। लेकिन क्योंकि हम किसी मामले में बोल ही नहीं सकते, हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो पुलिस को कुछ नहीं कह सकते, किसी बल्दियाती इदारे को हम कुछ नहीं कह सकते। आप दुरुस्त कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आवाम को ये बात समझ नहीं आ रही है, आवाम को ये बातें भी समझ नहीं आती कि ये अब सूबाई टॉपिक है और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप बात ये दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप लोग 3.25 साल में नहीं कर सके हैं, अगले 1.25 साल में कैसे कर लेंगे? आप लोगों को तो पता है कि मसाइल क्या है। उस मीटिंग के अंदर अगर ये आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आपको पता है कि फ़ंड किधर लगना चाहिए, आपको पता है कि ये मसाइल हैं, आपको पता है कि जी के हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये कितना टाइम लग जाएगा ये निशानदेही करने में, फ़ंड्स मिलने में, फिर वो फ़ंड्स लगने में? नहीं, देखिए जैसे अभी पिछले 3 सालों में हमें फंड मिले तकरीबन 45 करोड़ रुपया मुझे मिला, तो ये क्योंकि 15 करोड़ के हर साल के हिसाब से, तो हमने उसकी एक तरतीब बनाई है। इसलिए आप जैसे आपने अभी कहा कि कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, हमने ये किया है कि जैसे मेरी कॉन्स्टिटेंसी है, उस कॉन्स्टिटेंसी के अंदर 4 UCs हैं, उसके अंदर तकरीबन 22 वार्ड्स हैं, तो हमने उन 22 वार्डों को में वो फंड्स को तकसीम किया है। हमने उनके वहाँ के मुकामी लोगों को बुला के उनसे पूछा गया कि जी आपकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे मेरा हल्का है NA 252, अगर आप लोगों किसी का आप कराची के नुमाइंदे से कहेंगे, मेरे हल्के में एक ही इस वक्त प्रॉब्लम है, वो है सीवरेज का निजाम नहीं है। क्योंकि जब सीवरेज का निजाम नहीं है और कोई तरतीब से वहां पर आबादी भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे गटर की लाइनें डालें, क्योंकि अभी डालते हैं आगे घर बने हुए होते हैं, अब उनके घरों के अंदर से कैसे निकालें, ये एक बड़ी क्योंकि तरतीब कोई मौजूद नहीं थी। जिसका जहां दिल चाह उसने वहां पे कब्जा कर लिया, जिसका जहां दिल चाह उसने वहां पे चाइना कटिंग कर ली, तो उसकी वजह से जो है वो सारा एक
अब वो जब यकीनन हम वहाँ के लोगों से बैठकर ये बातें करते हैं, वो फिर बताते हैं कि जी हमारी यहाँ पे रोड, हम देखते हैं ये जगह, ये गली, ये रोड साफ सुथरी है थोड़ी, तो हम वहाँ रोड डाल देते हैं। लेकिन बेसिक इस वक्त जरूरत जो है कराची के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसका कोई मास्टर प्लान होता, कोई मास्टर प्लान होता, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है तो फिर मसाइल बेहतर हल हो सकते थे। अभी काफ़ी मसाइल हैं कि हल करना भी चाहें तो आगे रुकावटें आ जाती हैं, और ये नेचुरली अब रुकावटें आ रही हैं क्योंकि जिधर जिसका दिल किया उसने वहीं पर इमारतें तामीर कर ली। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे कराची के मसाइल के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब ने जो हिदायत जारी की हैं MNAs को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने बताया। अब आपको बताएं कि आप लोग जो गाड़ियाँ लेना चाहते हैं ना, पैसे इकट्ठे करते हैं, वो अचानक ही बढ़ जाती हैं। घर बैठे बैठे आपको 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें इकरा, क्या बताऊँ। फेस कर रहा है, इसीलिए हमजा बहुत ज्यादा एकदम आप बुकिंग करवाते हैं, कीमत कुछ और होती है, उसके बाद कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं और अच्छी खासी बढ़ जाती है, तकरीबन 5-5.5 लाख तक शायद जो है बढ़ गई है। इतना नुकसान तुम्हें भी, हाँ जी। और आप देखें जी कि कटौती भी हुई थी, जुलाई के दूसरे हफ्ते में गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान भी हुआ था, बहुत बढ़ चढ़ कर गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट भी लिया था, लेकिन ये कमी सिर्फ 3 माह बरकरार रह सकी है। उसके बाद असेंबलर्स ने हालिया अय्याम में एक बार फिर तेजी से कीमतों में इजाफा कर दिया। बिल्कुल, हम इसी पर हमजा बात भी करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट सुनील सरफराज मनसा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम मॉर्निंग मनसा। ये जो अब कीमतें, जिस तरह हमजा भी कह रहे हैं, इतना ज़्यादा हमजा को भी लॉस हुआ है, तो ये जो एकदम कीमतें में बढ़ी हैं, इसकी वजह क्या है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, कीमतें बढ़ने की वजह, एक तो पहली बात अभी आपकी मैं डिस्कशन सुन रहा था, आप लोग कहते हैं कि जुलाई में शायद कीमतें कम हुई थी। गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई थी, वो बेसिकली गवर्नमेंट का टैक्स कम हुआ था, तो ऑटो मैन्युफैक्चरर की जो प्राइस थी वो वही थी। और अब जो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी रीजन ये है कि आपके जो डॉलर की प्राइस है, एक तो वो कंट्रोल में नहीं है, सेकेंडली डॉलर से सबसे ज्यादा अगर आप देखें, जो उसकी अगर एनालिसिस आप करें, जो गाड़ियों के मेजॉरिटी पार्ट्स होते हैं जिनको सीके टिकट बोलते हैं, वो इम्पोर्ट की जाती है। और वो जिन कंटेनर में इम्पोर्ट होती है, कंटेनर का फ्रेट अगर आप में से कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से वाबस्ता हो तो आपको पता होगा 4 टाइम्स हो चुका है। सिमिलरली जो स्टील की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है गाड़ियों की प्राइसेस जो है ये इंक्रीज हुई हैं, और ये काफी अरसे से नागुज़ीर था। एंड एवरीबडी वाज वेटिंग कि कौन पहली मूव चलता है और फिर दूसरी कंपनी उसको फॉलो करेगी। तो बारिश के कतरों की तरह हर रोज एक कंपनी अनाउंस कर रही है, और तकरीबन मेरा ख्याल है एक के अलावा बाकी सबने कर दिया है, उसका भी 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है। हाँ जी, सब ने कर दिया। अच्छा, घर बैठे बैठे सुनील मान साहब नुकसान हो गया सब लोगों का। अच्छा, ये मामला थोड़ा सा बताएंगे, जिन्होंने बुकिंग करवा ली होती है और वो पहले बुकिंग करवा के बैठे होते हैं, तो फिर तो उसी रेट पर नहीं उनको गाड़ी मिलनी चाहिए? इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई रेगुलेशन करनी चाहिए? सर ऐसा है कि उसमें 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट, एक होती है पार्शियल पेमेंट और एक होती है फुल पेमेंट। जो आपने फुल पेमेंट कर दी होती है तो आपकी प्राइस समझे लॉक हो गई होती है, और सारी कंपनियों के अगर आप देखेंगे सर्कुलर, तो जिन्होंने फुल पेमेंट की हुई है उनको नई प्राइस के एप्लीकेबल नहीं है, पुरानी पे मिलेगी। पार्शियल पेमेंट में आप दुनिया में कोई भी चीज लेके जाए, बेशक वो गाड़ी है, प्लॉट है, कोई भी चीज है, सो उसके अंदर जब आप साइन कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, उस पर लिखा होता है कि जो फाइनल प्राइस होगी जिस दिन गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज हो या कुछ भी हो, वो एप्लीकेबल होगी। तो उसमें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं सकती। बाकी जहां तक ताल्लुक है, आप बात कर रहे थे कि महंगे होने का, तो मेरे ख्याल से तो हम बीइंग पाकिस्तानी, वी आर बीइंग पुअर एवरी डे। हमारी जितनी भी वेल्थ है, हमारी जेब में 100 रुपए हैं, आज हम 100 रुपए लेके अगर उसे $1.7 ले सकते थे, कल $0.6 ले सकते हैं। तो अगर हम रियल टर्म में देखें तो हमारी हर चीज जो है वो अपनी वैल्यू कम कर रही है। गाड़ी हमें ज्यादा नजर इसलिए आती है कि थोड़ी एक फ्लैशी प्रोडक्ट है और उसके बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं, बट आप लोगों की जमीन जायदाद या कोई भी चीज अगर आप दुनिया में, अगर पाकिस्तान में अगर ₹5 में आप लखपति या करोड़पति थे, तो डॉलर टर्म में आप हर अगले रोज वो गरीब होते हैं। अच्छा मनसब, तो ये जो कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं, तो कोई फ्यूचर में क्या मजीद भी बढ़ेंगी या फिर कुछ हम तसल्ली रखेंगे यार नहीं कम हो जाएंगी? तसल्ली का तो मैं नहीं आपको गलत दे सकता, बिकॉज मैं सियासतदान होनी में आपको गलत तसल्ली दूं। लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए, द रीजन जो है ग्लोबली एक जो है ना पेंडेमिक के बाद से ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है कि जो फ्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ 4 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं। उसके बावजूद भी आपने अगर कोई सामान रसद इधर से उधर भेजना हो तो आपको जो बुकिंग नहीं मिलती, कंटेनर नहीं मिलता। इतनी एक्सेस डिमांड है दुनिया में, क्योंकि एकदम पूरी दुनिया समझे ना खत्म जो है एकदम बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। जब खुली तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो कहता है मैं और ज्यादा देके फ्रेट लेने को तैयार हूँ। तो दुनिया में ऐसा ही है, तो उसकी वजह से ही चल रहा है। बाकी उम्मीद ये मैं रखता हूँ कि अगले साल तक, मैं हमेशा ही लोगों से ये कहता हूँ कि प्राइसेस का पता नहीं, लेकिन ये जो ऑन की लानत है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है। मनसब ये भी बताइएगा, आम आदमी के लिए मार्केट में कोई गाड़ी मौजूद है जो आम आदमी खरीद सकता है? सर आम आदमी जो है ना, उसको आम आदमी के हर आदमी को पाकिस्तान में एक रियलिटी चेक की जरूरत है मेरे ख्याल से। एंड वी ऑल हैव our expectation. So अगर मैं
आज सुजुकी कल्टस लेने की सोच रहा था, तो अब मेरी औकात में सुजुकी कल्टस नहीं आ रही, मुझे ऑल्टो लेनी पड़ेगी। इसी तरह हर बंदे को अपने आप को रिवाइज करना पड़ेगा। जो टोयोटा ग्रैंडी लेना चाह रहा था वो 1.6 टोयोटा पे आ जाएगा, जो 1.6 ले रहा था वो यारिस पे आ जाएगा, जो स्पोर्टेज ले रहा था वो उससे नीचे आ जाएगा। तो वील हैव टू रिवाइज आवर एक्सपेक्टेशन। ये रियलिटी है, अगर इसको फेस नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट को कर्ज करते रहें, कंपनी को कर्ज करते रहें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बिकॉज देयर आर ग्लोबल फोर्सेज। ना तो आपका इंटरनेशनल फ्रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ना आपके इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं, ना कंपनियों ने बढ़ाई हैं। ये ग्लोबल फैक्ट्स हैं। द ओनली थिंग वी कैन ब्लेम और इज द डॉलर रेट। वो भी उनका पास जब आप जाएं तो वो कहते हैं जी फ्री फ्लोटिंग है। और अगेन कंपनी बुरा कहें, पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद 11 रुपए 8 रुपए बढ़ जाती है। तो कंपनियां बेचारी भी थोड़ा ना लिमिटेड है उस लिहाज से उनकी कंट्रोल पे। अच्छा ठीक है, इतनी महंगी होगी गाड़ियां मान साहब, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि आप तो इस चीज़ को शेयर भी करते हैं और उधर से हम लोग भी देखते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर। सर वो जो है ना सेल जो होनी है, वो मैं इस बारे में अगर आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की टोटल प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट थी जब 3 मैन्युफैक्चरर थे। आज 15 तब भी 3 लाख यूनिट पे बैठे हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। मेरे पास अगर लग से 10 गाड़ियों के पैसे पड़े हुए और मेरे पास कोई काम नहीं दुनिया में करने को, तो मैं वो 10 गाड़ियां बैठ जाता हूँ। आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, आपको गाड़ी चाहिए, आप आके लें, आपसे कहूँ मुझे ऑन दे दें। सो ये सप्लाई डिमांड में इसलिए आपसे कह रहा हूँ आर्टिफिशियल किया हुआ लोगों ने। बट अगले साल जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑन खत्म होगा, वो इसीलिए खत्म होगा कि जो 15 इदारे बने हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन आनी है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रोडक्शन एंड बाय नेक्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ देम विल रीच देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मुझे लगता है कि अगले साल ये ऑन शॉन खत्म हो जाएगा। सही है, सही है। और गाड़ियों की क्वालिटी कोई बेहतर हुई है आपने देखी है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर? मेरे ख्याल से काफी बेहतर है। देखिए हमें कई नस्लों से हमें पाकिस्तान के अंदर गाड़ी की एशट्रे, लेफ्ट का शीशा और गाड़ी में जो सीट बेल्ट है एज एन ऑप्शन दी जा रही थी, जबकि वो नेसेसिटी है। और अगर आज आप पाकिस्तान में बात करें तो मेरा ख्याल है अब कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिसमें मल्टीपल एयरबैग्स ना आते हों, पावर विंडोज, मतलब अगर आप देखें पैनोरामिक सनरूफ। तो जो कंज्यूमर की पावर है या कंज्यूमर की जो है ना से कंपटीशन हमेशा चीजों को बेहतरी की तरफ ड्राइव करता है। अगर आप देखें तो आने से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो पहले से क्वालिटी में भी बेहतर है, ऑप्शन वाइज भी बेहतर है, और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में और बेहतर होंगी। ठीक है, हम वैसे तो आप सियासतदान नहीं है, उम्मीद आपसे उस तरह की तो नहीं चाहेंगे कि आप लोगों की बंधवाएं, लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी आलमी तौर पर तो हम कम कर देंगे। अब पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी, फ्रेट चार्जेस कम होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें, गाड़ियाँ सस्ती भी हो रही होंगी? क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ महंगी हो जाए तो सस्ती मुश्किल से ही होती है। अगेन मैंने आपने बड़ा जो सवाल पूछा, बड़ा डायरेक्ट जवाब देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइस कभी डिक्रीज होगी पाकिस्तान में गाड़ियों की, मैंने आज तक नहीं देखी। आज अभी आप बात करते वो भी प्राइस डिक्रीज थे, वो गवर्नमेंट का टैक्स था। तो जब एक दफा प्राइस जाती है, हमने इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी की एक टर्म पढ़ी थी, तो आया था कि यार ये चीज अगर मेरी एग्जांपल है, मेरी गाड़ी 40 से 45 लाख की होगी और मेरी सेल ड्रॉप नहीं हुई, मैं क्यों उसको नीचे करूंगा? मैं एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हूँ, मैं एनजीओ नहीं हूँ। सो ऑफ लाइफ। और अगर आप प्राइस इंक्रीज को भी देखें तो मैं अभी भी आज भी अपना एक वीकली रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें ये कहता कि अनप्रोपोर्शनेट इंक्रीज है। सो अगर लेट्स से डॉलर रेट की खाली वजह हो तो जो सस्ती चीज है उसका प्राइस इंक्रीज और महंगी चीज का प्रोपोर्शनली तो बराबर होना चाहिए ना। लेकिन मजे की बात है अगर आप एनालिसिस करें, जो सस्ती गाड़ियां थी जो कि आम की गाड़ियां, उसका प्राइस इंक्रीज ज्यादा है परसेंटेज वाइज एज अपोज टू जो शर्फिया की या महंगी गाड़ियां। तो वो भी इतनी मासूम नहीं होती, वो भी उसको एलिबाई को या इस एक्सक्यूज को यूज करते हुए उसके पीछे छुप जाती हैं। अभी तो सारे वर्ल्ड कप के पीछे छुपे हुए थे कि अच्छी न्यूज आ रही है तो सरकार भी पेट्रोल महंगा कर रही थी, तो ये भी गाड़ियां महंगी कर रही थी। सो आगे तो इनके पास छुपने के लिए कोई चीज नहीं है, बट अगेन आई डोंट थिंक कि प्राइसेस विल कम डाउन। ओके, सुनील सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब पाकिस्तान से आप गाड़ी लेना जी बहुत मुश्किल हो गया, घर बैठे बैठे जिन लोगों ने बुकिंग भी करवाई हुई थी उनको भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। लेकिन चले इसलिए बार बार ये बात कर रहे हैं। चले इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम फेसबुक तो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग स्टॉकिंग उस पर बहुत करते हैं, लेकिन अमेरिकी टेलीविज़न CNN के तहत होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 3/4 से ज़्यादा जो अमेरिकी नौजवान हैं उनके ख्याल में फेसबुक मुआशरे को बदतर बना रही है। हाँ जी, ये सर्वे के जवाब दहिंदगान जो हैं उनमें से 76% का ये ख्याल है
कि समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक मुआशरे को नुकसान पहुँचा रही है। 11% का ख्याल है कि इसके मुस्बत असरात हैं मुआशरे पर, जबकि 13% का कहना है कि इसके मुआशरे के बेहतर या बदतर होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका कोई किरदार। लेकिन समाजी राब्तों की वेबसाइट से मुतालिक अवाम के तासुरात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब फेसबुक ने हाल ही में अपनी पेरेंट कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख दिया है, और कंपनी के साबिक ओहदेदार फ्रांसिस हैगन जो है उनकी जानिब से भी इंकशाफात के बाद फेसबुक की साख को नुकसान पहुंचा है। हाँ जी, अब ये सारी सूरत हाल है, हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हसन अमेरिका से मौजूद है। उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में ऐसा क्या है, क्यों इस तरह से राय पाई जा रही है? 76% लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरे असरात हैं, वहाँ पर इस्तेमाल कितना है फेसबुक का? अस्सलाम वालेकुम हमजा एंड अस्सलाम वालेकुम इकरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो आपने एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग न्यूज़ का हवाला भी दिया है, एंड इसके साथ साथ जो फेसबुक की अगर हम बात करेंगे तो इसके यूजर्स दुनिया भर में, एंड जिस तरह दुनिया के तमाम मुल्कों की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.9 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक थ्रूआउट द वर्ल्ड। लेकिन अगर पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें सो अराउंड 200 मिलियन पीपल आर यूजिंग फेसबुक राइट नाउ। लेकिन फिर भी से जो है सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट इंडिया आता है जिसकी ऑलमोस्ट इसके बारे में बात करें तो 340 मिलियन लोग जो हैं वो अभी यूज कर रहे हैं फेसबुक को। अच्छा, इसके साथ जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में और इतनी बड़ी एक लोगों की जो तादाद है, जब वो किसी भी एप्लीकेशंस के अलावा किसी भी एक चीज को यूज कर रही होती है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। हमने अक्सर देखा है इस तरह की जब चीजें डेवलप होती हैं तो या तो रिवोल्ट या किसी भी तरीके की जो एक फ्रीडम मूवमेंट्स और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं वो आपने देखा होगा सामने आती हैं जब एक जगह इकट्ठे होते हैं। तभी इस वजह से जो कंट्रीज होती हैं कभी कभार वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं तो उसमें अक्सर हमने देखा है कि काफी इस तरह की जो पब्लिक गैदरिंग्स है उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। काफी इस तरह की गैदरिंग है जहाँ पे ग्रुप ऑफ 5 ग्रुप ऑफ 10 को एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है आइडियाज के एक्सचेंज होते हैं। जब आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, मैं आपकी सुनूंगा आप मेरी सुनेंगे, तो इससे काफी क्लैरिफिकेशंस होती हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो। अच्छा, जहाँ तक जी उधर, लेकिन जिस तरह से 76% अगर लोगों की राय है कि ये जो है एक आप कह लें कि वो कह लें कि उसके मुआशरे को ये तबाह कर सकता है, तबाही के दहाने पे लेके जा सकता है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है और वाकई में ऐसा हो सकता है? अच्छा, मैं अपने पिछले शोज में अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ रिगार्डिंग फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये एक है जिसके ऊपर हम बहुत ही कम बात कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है अपने यंगस्टर्स को, यूथ को, एंड दुनिया भर में अभी इस वक्त इसके ऊपर काफी काम चल रहा है। क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया की जितनी एप्लीकेशंस है, ना सिर्फ फेसबुक, इसके अलावा जितनी एप्लीकेशंस है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट to give you information। उसके साथ साथ they are doing their best to give you a certain kind of entertainment purpose के लिए आप यूज करते हैं, और कुछ नहीं होता है तो आप वैसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। फिर बिल्कुल जो सोशल मीडिया एप्स है वो वैसा ही कंटेंट आपके सामने ला रही होती है, क्योंकि वो आपके माइंड स्टडी कर रही होती है कि एक टाइम पीरियड में आप किस तरह के कंटेंट को व्यू कर रहे थे, तो वैसा ही कंटेंट आप इसके बरक्स अगर हम देख रहे होते हैं कि जब किसी भी सोसाइटी को तबाह करना होता है तो उसके अंदर काफी उस तरह की चीजें पेनिट्रेट की जाती हैं जिससे वो डिप्राइव एज इन के उसका एक्सेस नहीं होता उसकी तरफ, या कोई का कंटेंट उनके सामने लाया जाता है जिससे किसी ना किसी तरीके से आपस में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कम्युनिटीज में फाइट क्रिएट हो। इस वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि माशरे को तबाह भी। लेकिन इसके देखें कि शेप अप करने में जितनी वैक्सीन रिलेटेड कैंपेन्स हैं या इसके अलावा भी पॉजिटिव कैंपेन्स दुनिया भर में चल रही होती हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रही होती हैं। अच्छा, ठीक है। उज़ैर, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, ज्यादातर लोग इसको नेगेटिव रेट इसलिए करते हैं कि अपना वक्त इस पर बहुत ज्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं, या फिर इसलिए करते हैं कि उनकी जिंदगियों को किसी और हवाले से, जिस तरह से हमने इलेक्शंस के अंदर देखा था कि इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार समझा जा रहा था कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, उस वजह से बुरा समझते हैं, या फिर अपनी यंग जनरेशन को ख़राब होता देख रहे हैं? मसला क्या है एक्चुअली? मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पर ज़्यादा मसला यही होता है कि जी कि हम टाइम बहुत ज़्यादा जो है इसको दे रहे होते हैं, और अगर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे पास कोई अल्टरनेट चीज़ है कि हम जिससे टाइम कम दे रहे हो, फेसबुक जैसी या किसी भी और इस तरह की मिलती जुलती ऐप को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को? अच्छा हमजा, आपने बिल्कुल एक ठीक बात की, एंड इसके साथ जितने भी आपसे जो लाइक एग्री करेंगे इस बात पे, वो ये बात जरूर एडमिट करेंगे कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए टाइम जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी है। इस टाइम
फेसबुक ने जो है सबसे पहले एक फीचर लाया था जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट वो अर्न कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या जो भी इसकी कंपनीज है जिसको ये हेड करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो मेटा एक कंपनी आ गई है जो उसको हेड करती है, तो उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करिए। तो अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हो सकता है किसी का फायदा भी हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि इस पे सब लोगों का ही फायदा हो रहा हो, लेकिन स्टिल आपने इस तरह बात की टाइम ज़ाया होने की, ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट एप्स, चाइना ने तो उसका लाइक परमानेंट तौर पे इसको बैन किया हुआ है, वहाँ पे तो यूट्यूब भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एप्स क्रिएट की हुई हैं ताकि वो उसको सकें। वो जो जा रहा है उनके माशरे के अंदर, या अगर आप बात कर रहे हैं कि इससे किसी भी तरीके की कोई लाइक सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है या यूथ को हार्म पहुंच, तो उन्होंने तो अपना कंटेंट इतना ज्यादा हद तक मॉनिटर किया हुआ है। हमारी भी जो पाकिस्तान की इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है वो बहुत मेहनत कर रही है इसके ऊपर कंटेंट ब्लॉक करने में, लेकिन हमारा कंटेंट ब्लॉक सिर्फ उस हद तक होता है कि ये माशरे के लिए किस हद तक है कि ये कोई टिकटॉक है फॉर एग्जांपल, या उसका कंटेंट कितना क्रिंज है जिसको हम रोक सकते हैं, लेकिन हम या तो उसका एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें, अगर हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है तो वी शुड समथिंग इन ऑर्डर टू टेल पीपल कि आपके लिए ठीक है। किसी चीज़ के बारे में उज़ैर अगर अमेरिका में इतनी बुरी राय पाई जा रही हो, 76% के करीब लोग कह रहे हों कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो अमेरिका के कवानीन के मुताबिक क्या ऐसी चीज़ के ऊपर, हमने एक दफ़ा देखा था वैसे कि मार्क ज़ुकरबर्ग को बुलाया गया था, उनसे क्वेश्चंस किए गए थे सेनेट के अंदर, तो कुछ हो सकता है कि पाबंदी शाबंदी लग जाए, कोई और मुश्किलात का सामना मेटा को करना पड़ रहा हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स लॉ सूट काफी हद तक रोजाना की अगर हम देखें तो उसके ऊपर लॉ सूट फाइल हो रहे होते हैं, पेरेंट कंपनी के ऊपर, ना सिर्फ पेरेंट कंपनी के बल्कि फेसबुक ऐप के ऊपर भी, लेकिन ज्यादा हद तक काफी चीजों की परमिशन हम खुद उस ऐप को देते हैं जब हम उस ऐप को यूज कर रहे होते हैं, किसी एयरपोर्ट के ऊपर भी यूज कर रहे होते हैं, तो हम बगैर देखे कि वाईफाई के लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स वी आर helping them in order to access our information। ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं का ही कसूर है, हम खुद लोगों को एक्सेस देते हैं कि आइए। बिल्कुल, हम खुद ही इतनी ज़्यादा नहीं, अपनी प्राइवेसी जो चीज़ें वो शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उज़ैर हसन, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे, और हमजा एक बड़ी तादाद है अमेरिका में जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव समझ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद, मतलब लोग होना जो समझते हैं कि जी के बुरे असरात हैं फेसबुक के, माशरे को नुकसान जो बानी पहुंच रहा है, उनको बड़ा, उनके लिए बड़ी अब इस टाइम ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको ऐप के ऊपर कह रहे हैं, और अमेरिका में 76% राय होना अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बात है। के तुमने जिक्र किया था ना, उसने जिस तरह से बात की कि जी कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों के हवाले से इंस्टा की भी बात उन्होंने की थी, इंस्टाग्राम की भी उन्होंने बात की थी, तो इस तरह के जो इंकशाफात सामने है, उसके अलावा फिर प्राइवेसी इशूज़ की जो बात होती थी, तो फिर फेसबुक को इन चीज़ों को अगर फ्यूचर उनमें उन्होंने अपने आप को रखना है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग ही रखना है और ऐसी ही अपनी मकबूलियत रखनी है, तो इन चीज़ों को देखना होगा। ये उधर वो जो है लड़कियों के बारे में बात हो रही थी कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, और हम पाकिस्तान की लड़कियों की बात करेंगे और वो कमाल किए जा रही हैं, मतलब कौमी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो उसमें झंडे गाड़ रही हैं। साइमा शहजाद की हम बात कर रहे हैं, 59 किलोग्राम कैटेगरी में हाल ही में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और ये उनका कोई पहला एजाज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमसे पहला एजाज़ नहीं है। साइमा गुज़श्ता कई सालों से वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप अपने नाम भी कर रही हैं, और साइमा साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। फिर साइमा का ख़ानदान भी, वो भी मतलब कोई कम नहीं है, पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और साइमा के वालिद साहब ने 1976 के कनाडा ओलंपिक्स जो थे उसमें पाकिस्तान के लिए वेट लिफ्टिंग में कांसी का तमगा हासिल किया था। क्या बात है, ख़ानदानी कारोबार होते हैं और ये ख़ानदानी पैशन है, और ख़ानदानी पैशन होना क्या ही बात है, उसकी कैसी फीलिंग होती है हमने साइमा से जानना है। हमारे साथ मौजूद है साइमा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो अपनी कामयाबियों के ऊपर। हम शुरू आपके वालिद साहब से करेंगे कि जी के वालिद साहब का पैशन था, उसको आपने कंटिन्यू किया या बाकी भी फैमिली में किसी ने कंटिन्यू? बेसिकली मैं बहुत छोटी थी जब डैडी जो हैं वो गुजर गए, तो माशाल्लाह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो हैं वो मेडल्स जमा किए, और उसके बाद जो है भाई ने स्टार्ट लिया। अच्छा। बड़े भाई ने वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स पे जो हैं वो खेलते रहे वेट लिफ्टिंग। उसके बाद जो है मुझसे जो बड़े भाई हैं ज़ुहैब मंजूर, वो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर रहे हैं, और नेशनल लेवल पर जो है वो 5 साल से मुसलसल चैम्पियन है। अभी जो नवंबर में हमारी साउथ ये नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, माशाल्लाह उन्होंने दोबारा गोल्ड मेडल लिया है, और उसी में मैंने भी मेडल लिया। ये जो मेडल था मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। अच्छा। क्योंकि मेरा बेबी जो वो 8 मंथ का था, और मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है वो ट्रेनिंग में रही हूँ,
और ये मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैंने ये अचीव करना था, ये मेरा टारगेट था कि मैंने बेसिकली बहुत सारे टारगेट अचीव किए हैं, तो ये भी अचीव करना मेरे लिए बहुत बड़ी यानी कि मेरा एम था, मेरा टारगेट था कि मैंने किसी ने रोका नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो, ये जुनून की हद तक क्या कर रही हो? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार आप इस कंडीशन में क्यों ट्रेनिंग कर रही हो। मैं कहा नहीं, ये बेसिकली जब मैंने ये सोचा कि जाहिर सी बात है मैं मूव नहीं कर सकती, मैं 9 महीने या 1 साल घर में नहीं बैठ सकती, इतनी जुनून की हद तक मुझे वेट लिफ्टिंग का जो था ना वो शौक था क्योंकि बेसिकली मेरे ब्लड में भी है ये। और फिर जो मेरे कोच हैं वकास अकबर, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको लूज़ नहीं करवाऊंगा, आप वेट लिफ्टिंग करेंगी। उन्होंने बहुत टेक्निक से मुझे जो है वो वेट लिफ्टिंग में लेकर आई और हर चीज़ उन्होंने मेरा मैनेज किया हुआ था। इवन मेरे जो स्टाइल थे कि आपने किस तरह वेट उठाना है, क्या आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, सारी चीज़ें 9th मंथ तक जो है वो मैं ट्रेनिंग करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ये चैम्पियनशिप आई है मेरी और माशाल्लाह मेरा बेटा जो था वो 9th मंथ का था और वो जो मैंने अचीव करनी थी सबसे बड़ा टारगेट जो था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया। ज़बरदस्त बात है। और हमजा पैशन होना इसके लिए ना, मतलब पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैशन होगा तो आप फिर ये कर सकते हैं। अच्छा साइमा, जैसे आपने डाइट की बात की है, वो सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करती हैं आप? बेसिकली हम लोग की ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग और वाइटामिन्स और डाइट जो है हमारा कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि हम लोग हार्ड गेम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो प्रोटीन होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वाइटामिन्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स वगैरह। और बेसिकली जो हमारी जो चीज़ है वो है हमारी ट्रेनिंग। जो हम अपने ट्रेनिंग में इन जितना रहेंगे हम लोग वो चीज़ अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब ट्रेनिंग से मूव हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी हर चीज़ लूज हो जाती है, तो आप उस प्रोग्राम से आप जो पीछे रह जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो है आपकी ट्रेनिंग, आपकी वेट लिफ्टिंग। जो बेसिकली जो मेरी गेम है वो वेट लिफ्टिंग है, तो उसमें इन रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भाइयों से मशवरे होते रहे हैं, भाई भी सिखाते रहे हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें ठीक नहीं बता रहा, कोच ठीक नहीं बता रहा, जो हम बता रहे हैं वो करो, क्योंकि जब बड़े कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। अच्छा मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरे भाई और मैं जो है एक ही कोच के पास ट्रेनिंग करते हैं। मतलब जहाज नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता। तो माशाल्लाह उन्हीं की बदौलत जो है, वकास अकबर की बदौलत जो है हम लोग इस मुकाम पे हैं। ये भी कहना गलत नहीं है। ट्रेनिंग करनी पड़ती है डेली? बेसिकली जब हमारा जो कंपटीशन आने वाला होता है तो हम लोग जो होता है मॉर्निंग सेशन 2 घंटे 2.5 घंटे, इवनिंग में भी 2 या 2.5 घंटे हम लोग का कंटिन्यू जो होता है दिन में, पूरे दिन में, यानी कि हम लोग ये 4 घंटे या 6 घंटे हम लोग की ट्रेनिंग सेशन होता है। और इसमें जो हमारा थोड़ा सा रेस्ट होता है वो घर जाके फिर हमें रेस्ट करना पड़ता है, फिर दोबारा ट्रेनिंग पे आना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेन जो होती हैं ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि आपका एक ये पैशन था और आपने उसको फिर अचीव भी किया। मज़ीद क्या ऐसे प्लान्स हैं जिनको आपने प्लान किया है, सोचा हुआ है कि आपने इन चीज़ों को अचीव करना है? क्या गोल्स हैं? बेसिकली अभी जो हमारी 14 साउथ एशियन गेम्स हैं जो पाकिस्तान में ही होंगी, उसके लिए जो है अभी तैयारियाँ चल रही हैं और मेरा जो गोल है वो है ओलंपिक्स में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेना। तो वो मैंने इंशाल्लाह अचीव करना है और मेरे जो कोचेज़ हैं इस चीज़ को मानते हैं कि इंशाल्लाह आप जाएंगी और इंशाल्लाह जो आपने यानी कि जो नीचे लेवल पे, नीचे भी नहीं कहना चाहेंगे, यानी कि जो मैंने अचीवमेंट्स ली हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए तो आपके लिए मुमकिन है कि आप चली जाएंगी इंशाल्लाह और आप अचीव भी कर सकती हैं। हमें पैशन है, हमें भी यकीन आप चली जाएंगी इंशाल्लाह। और ये सिर्फ मेरा नहीं, यानी कि इसके पीछे भी एक टीम वर्क होता है, यानी कि अगर मैं मेडल पहनती हूँ उसके पीछे भी एक टीम वर्क है, वो है मेरी फैमिली। और मेरी फैमिली जो मेरी अम्मी है, ज़ाहिर सी बात एक छोटा सा बच्चा है उसको मैं घर छोड़ कर आती हूँ, उसकी टेक कर अम्मी ही करती हैं, नो डाउट। और फिर बेसिकली जो स्पोर्ट होती है शादी के बाद वो होती है हस्बैंड स्पोर्ट, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट होती है। तो नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत लविंग केयरिंग है, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। क्या बात है जी, मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है ना, टेक ग्रीन टेक माशाल्लाह से चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हमारे यहाँ पर एक शिकायत ये होती है इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, वैसी सहूलियात मौजूद नहीं है जो हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखते हैं, इसलिए हम अगर ओलंपिक्स में चले भी जाएं तो उनसे शायद कम्पीट नहीं कर पाते। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी हमारी गवर्नमेंट से कि हम लोग स्पोर्ट्स को जो है हम लेके जो मेरा अपना एम था, मेरा टारगेट था कि मैं बहुत आगे लेके जाऊंगी। और अभी अगर देखा जा रहा है तो स्पोर्ट्स काफ़ी नीचे आ रही है और हम लोग के जो हौसले हैं वो हम लोग के बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोगों ने अचीव करना है। अगर आप एक प्लेयर से पूछे तो वो तो कहेगा कि मैंने ओलंपिक्स में जाना ही जाना है, मैंने अचीव करना ही करना है। तो बेसिकली अगर हमारी
हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे ना, हमारे कैंप्स हम लोग को दें, हम लोग को प्रॉपर डाइट हमारी प्लानिंग दे, क्योंकि कैंप्स होते हैं तो उसमें डाइट भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट्स है, मैं वापडा से हूँ, तो जो हमारी सैलरीज वगैरह हमें देते हैं, नो डाउट वो हमें सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर हम उनको मेडल भी निकाल कर देते हैं, तो हम लोग उनको जो है अपना 100% दे रहे होते हैं। बट जो समथिंग जो हम लोग को जो ऊपर जाना, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर हमें सपोर्ट करे पाकिस्तान लेवल पे, तो हम लोग इंशाल्लाह किसी से कम नहीं है। पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अच्छा समा, हमें ये बताइएगा कि जो लड़कियां आना चाहती हैं और जो मतलब वो जिसने आपने अफोर्ड की बात की और वैसे भी मतलब ओवरऑल उनको होता है कि वो नहीं आ रही होती हैं, नहीं आ सकती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली जो नहीं आ रही होती हैं, मैंने अभी हमारी जिम में बहुत सारी ऐसी न्यू मेट हैं जो बहुत, यानी कि मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत अच्छे घराने से कुछ है, पर उनको शौक है बहुत करने का कि हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग करनी है। पहले इतना जो है कॉन्सेप्ट नहीं था वेट लिफ्टिंग का, बहुत कम तादाद में लड़कियाँ थी जब हमारी 2013 में पहली नेशनल हुई थी। और अब की निस्बत अगर देखा जाए तो अभी जो हमारी नवंबर 3 में मेरा कंपटीशन था, तो उसमें पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, वापडा और पंजाब और सिंध से भी लड़कियाँ काफ़ी हद तक जो है उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। तो यानी कि बहुत सारी लड़कियां जो इस गेम में इन हो रही हैं, और इसका कॉन्सेप्ट का पता भी चला है कि वेट लिफ्टिंग जो है इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रही है और चली भी गई है माशाल्लाह से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 13 साउथ एशियन गेम्स में जो है मेडल लिया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो वो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास भी आती हैं, हम लोगों ने भी वेट लिफ्टिंग करनी है। मैंने कहा आप आएँ वेट लिफ्टिंग करें। सम टाइम ऐसे होता है कि घर वाले कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे, हम लोग कैसे अपनी बच्चियों को लेके आगे जाएंगे। तो मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को जो आगे बढ़ने दें, उनको मौका दें, उनको स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दें कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी कोई शौक है, टाइम मिलता है फैमिली के साथ ट्रेनिंग के बाद कि जी फैमिली को भी मैं टाइम दूं, और कोई इर्द गिर्द के लोग डरते शरते भी हैं कहीं साइमा जो है हमें ना मतलब भारी चीज़ उठा के ना मार नहीं, ऐसा तो नहीं। फैमिली के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिलता है। अभी जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया क्योंकि नेशनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेल लिया, विन भी किया है। तो फैमिली के साथ तो जाहिर सी बात है रात में जो है हम लोग ये डिनर पे बैठते हैं एक साथ, हंसी मजाक भी होता है, यानी कि हर चीज़ होती है। जाहिर सिर्फ छोटा बच्चा उसके साथ हमें टाइम गुजारना ही है। तो ये है कि हम लोग आउटिंग के लिए भी जाते हैं। संडे हमारा आउटिंग डे होता है कि हम लोगों ने आउटिंग के लिए जाना है बच्चों के साथ। और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो मेरा 8 साल का है और एक बेटा जो है वो मेरा 9 महीने का है। तो हम लोग माशाल्लाह सारे जो हैं हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह फैमिली है। और उसके साथ मेरी अम्मी भी हैं, और क्योंकि हम लोग एक साथ ही रहते हैं अम्मी के साथ, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है तो मैंने अम्मी के साथ ही रहती हूँ मैं। तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है टेक केयर हैं आपस में, हर किसी का एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह से अच्छी जाती है। और साइमा हम आपको गुड लक कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पक्का आप हिस्सा बनी है। देखिए जी टैलेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है, और अब शायद ऐसा भी नहीं रह गया, ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये लड़कियों के करने की चीज़ें हैं, ये लड़कों के करने की चीज़ें हैं, या फिर ये लड़कों की गेम्स हैं और ये लड़कियों की गेम्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमें हर गेम्स में ही हमसे नजर आ रही होती है और आनी भी चाहिए। और फिर हुकूमती सतह पर हम यही देखते हैं कि सहूलियात बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तानी खिलाड़ी रोशन कर सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह। सुबह सवेरे पाकिस्तान।